हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटीज। लास्ट सेशन में हमने पार्लियामेंट कमेटीज क्या होती हैं, इसका मीनिंग, फंक्शंस एंड नीड की। एंड आज हम इस सेशन में जो इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं इनकी टाइप्स, काइंड्स और क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं इनको हम मिनी लेजिस्लेचर कहते हैं, जे पार्लियामेंट का सारा काम करते हैं। आज के टाइम में लेजिस्लेशन है, लॉ बनाने की प्रोसेस है, हम इसको इनकम्प्लीट मानते हैं जब तक जे कमेटी स्टेज से नहीं गुजरता है। तो कमेटी स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रख रही है। तो कमेटी हैं, इनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। एंड आज के सेशन में जो टाइप्स हैं हम इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको करेंगे। कितने टाइप्स की कमेटी हैं, आगे उनकी कैसे डिवीज़न होती है, जो इनकी फुल एक्सप्लेनेशन है हम आने वाले सेशंस में करेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं मेनली जो टू टाइप्स की मानी जाती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज और सेकंड वन होती है एडहॉक कमेटीज। तो जो स्टैंडिंग कमेटी हैं इनको हम रेगुलर कमेटीज और परमानेंट कमेटीज भी कहते हैं, जिसको हमने 1921 में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको भी इस्टेब्लिश किया है। तो जो कमेटीज हैं स्टैंडिंग, जो परमानेंट हैं, रेगुलर हैं, ये कमेटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको हर साल फॉर्म किया जाता है। मीनिंग जब एक स्टैंडिंग कमेटी है, मान लो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो पूरे अकाउंट्स को मैनेज करती है, उसकी एक तरह से वॉच डॉग होती है, तो वो हर साल इसके मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर जो मेंबर्स हैं हो सकता है सेम हो या फिर चेंज भी किए जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हर साल इनको फॉर्म करते हैं। एंड जो कमेटीज होती हैं वर्क ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, जो हर साल काम करती हैं, तो इनका वर्क कभी भी रुकता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम एडहॉक कमेटीज की बात करते हैं, हम इनको टेम्परेरी कहते हैं और नॉन परमानेंट कमेटीज भी कहते हैं। तो ये एडहॉक के नाम से हमको डिफाइन हो रहा है। ये कब फॉर्म की जाती हैं, जब हमको किसी पर्पस के लिए ज़रूरत होती है। तो इसके मेंबर्स हैं, जो कमेटी है इसको फॉर्म ही तब किया जाता है जब किसी स्पेसिफिक इशू के लिए हमको ज़रूरत होती है, कोई नई कमेटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाए और वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करे जाए, हमको एडवाइस दे। एंड जब इनका पर्पस है वो पूरा हो जाता है, जो अपनी रिपोर्ट है स्पीकर को दे देते हैं, उसके बाद ये कमेटी सीज टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती हैं, जो खत्म हो जाती हैं। जैसे 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग सोन सिंह कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जब इसने अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट को दे दी थी। तो ये टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं। आगे इसकी भी डिवीज़न है। पहले हम स्टैंडिंग कमेटी है इसकी डिवीज़न करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी हमेशा ही रहते हैं कि हमको ये कैसे लर्न करना है। तो जो फ्लो चार्ट है आपके हर एक कंफ्यूजन दूर कर देगा, क्योंकि आप जितने भी बुक्स कंसीडर करोगे हर एक बुक में डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया गया है। तो आपको आज इसकी क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी स्टैंडिंग कमेटी से, ये किस टाइप में कैसे कैसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं हम मेनली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आती हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज, उसके बाद डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, देन अदर स्टैंडिंग कमेटीज। तो मेनली हमने ABC 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। आपको कहीं कहीं जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं 6 पार्ट में भी दिखाई देंगी, वो भी मैं बताऊंगी वो कैसी डिवीजन है। तो पहले हम ये करते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज FSC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बजट पर, फिनांस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करती हैं। जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जो पब्लिक अकाउंट एस्टीमेट कमेटीज हैं, ये आ जाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है हम आने वाले सेशन में करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज करेंगे। जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हैं फिनांस से ही रिप्रेजेंट हो रही हैं,
तो जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये 3 तरह की फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए। यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका कंपेयर भी किया जाता है विद अदर कमेटीज। उसके बाद आती है एस्टीमेट कमेटीज, देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये मेनली 3 टाइप्स की कमेटी हो जाती हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। उसके बाद आती हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हम DRSC के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1993 में फॉर्म किया गया था। पहले ये 17 थी, बाद में इसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, जो 24 हो जाती हैं। मेनली जो स्टैंडिंग कमेटी हैं, आप यही पढ़ते होंगे 24 स्टैंडिंग कमेटीज। तो जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जो 24 हैं, इनको ही स्टैंडिंग कमेटी के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। इसका मीनिंग ये नहीं है अदर स्टैंडिंग कमेटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो करती हैं। तो ये मेनली 24 हैं जो डिपार्टमेंटली, मीनिंग जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री से साथ रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं इसके अंडर किए जाते हैं। लेकिन इसकी एक स्पेशल फीचर है कि जो मिनिस्टर है वो इसका हेड और मेंबर नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी हैं जो 24 है। इसमें जो 16 है, इसमें लोकसभा के द्वारा हेडेड होती हैं, जो 8 हैं वो राज्यसभा के द्वारा हेडेड होती हैं। मीनिंग जो इसके 31 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स में भी 21 मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं एंड 10 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। तो मीनिंग एक तरह से जो ज्वाइंट कमेटी बन जाती है। जब भी एक बिल है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो इंट्रोड्यूस करता है वो मेंबर खुद ही रिकमेंड भी कर देता है कि जो बिल है इसको किसके पास भेजा जाना चाहिए। ज्वाइंट कमेटी के पास जाना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना, कहाँ पर भेजना है, तो इसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं, पहले हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी करेंगे, आफ्टर दैट डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज करेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है अदर स्टैंडिंग कमेटीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी हमको जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं 6 पार्ट में डिवाइड होती दिखाई देती हैं। जैसे पहले फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, नंबर 2 पर डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी। जो उसके बाद इसकी हम डिवीज़न कर रहे हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फंक्शनल बेस्ड कमेटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज, अकाउंटेबिलिटी कमेटीज। जो फंक्शनल बेस्ड कमेटी हैं ये 4 हैं, तो 1, 2 एंड 4 टोटल 6 स्टैंडिंग कमेटीज होगी। तो हम इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर 1 पर आ गई हमारी फाइनेंशियल, नंबर 2 पर DRSC, नंबर 3 पर आती है कमेटीज टू इंक्वायर, जो इंक्वायरी के साथ रिलेटेड होती है। इसके आगे सब कमेटीज भी होती हैं। और उसके बाद आती है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है पूरे वर्क, उसके साथ रिलेटेड है। देन कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, डेली काम के लिए जो इसके काम है वो रिलेटेड है। उसके बाद हाउस कीपिंग कमेटीज आ जाती हैं। तो ये 4 कमेटीज होगी। हम इन 6 कमेटीज को ही स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। लेकिन जो ये आगे फंक्शनल कमेटीज हैं, हम इनको इनके वर्क के अकॉर्डिंग टू आगे फर्दर पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। तो पहले जो फंक्शनल बेस्ड कमेटी हैं, इनकी ही कमेटी के जो सब पार्ट्स हैं आगे जे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज में और अकाउंटेबिलिटी कमेटीज में डिवाइड हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग क्या हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कमेटी है, हाउस है, हाउस की वर्किंग कैसे होना चाहिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए हमको स्मूथ वर्किंग की ज़रूरत है। इसके लिए भी बहुत सारी कमेटीज हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो इसके नंबर्स बहुत हैं। इसमें हम कुछ को डिफाइन करते हैं, जैसे एथिक कमेटीज होगी, कमेटीज ऑन प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स होगी, अगर वो एब्सेंट रहते हैं उनके रिगार्डिंग कमेटी होगी। लाइब्रेरी कमेटी होगी, जो हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसकी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, हाउस कमेटी होगी। इस तरह बहुत सी कमेटीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज में आती हैं।
और उसके बाद हम नेक्स्ट डिवीजन करते हैं अकाउंटेबिलिटी कमेटीज, मीनिंग जो अकाउंटेबल करती हैं, जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। तो कमेटी ऑन पटिशंस, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, इस तरह जी 3 कमेटीज हैं जो अकाउंटेबिलिटी कमेटीज के अंडर आती हैं। तो इस तरह हम स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपकी जो 6 कमेटीज हैं इनको हम आगे फर्दर इनके फंक्शन की बेस पर हमने डिवाइड किया, देन इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटेबिलिटी के रूप में हम डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्टैंडिंग कमेटी की डिवीज़न हो जाती है। और उसके बाद आती हैं अडॉक कमेटीज। अडॉक जो टेम्परेरी हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की जाती हैं। तो इसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। वैसे तो आप देखोगे जब भी हम अडॉक कमेटीज की बात करते हैं इसमें इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ही होती है, लेकिन एक्चुअल में आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, सिलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो कैसे होती हैं? ये अडॉक में ही आती है, इसीलिए हम इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 होगी कंपोजिशनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन इसके काम के ऊपर बेस्ड, जिसको हम इंक्वायरी कमेटी कहते हैं एंड एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। तो जो कमेटीज हैं इंक्वायरी करने के लिए कुछ भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे 2G स्कैम हुआ, उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कमेटी है, इसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो इंक्वायरी करनी जो गवर्नमेंट का काम था उसके रिगार्डिंग इंक्वायर करने के लिए इसको फॉर्म किया जाता है। तो ये फंक्शन के ऊपर बेस होगी। आफ्टर दैट एडवाइजरी, मीनिंग गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए, तो एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी कमेटी जो परमानेंट नहीं है, हमने जैसे कहा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके रिगार्डिंग हमको एडवाइस चाहिए। तो गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए, तो इस बेस पर उन्होंने एडवाइजरी कमेटी है इसको इस्टेब्लिश कर दिया टू कंसीडर अ पर्टिकुलर बिल। तो अगर कोई बिल को कंसीडर करना है उस पर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो ये भी एडवाइजरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी होगी 1976 ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज पर। तो इस तरह से फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगी। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जो अडॉक बेस्ड कमेटीज हैं, वैसे तो अगर हम स्टैंडिंग कमेटी या फिर अडॉक कमेटीज की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट की हैं, इसमें 2 ही हाउस है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा की जो भी इसके अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, फंक्शंस है, वो सेम ही होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन के बेस पर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां पर डिफरेंस आता है। एक होती है सिलेक्ट कमेटीज, दूसरी होती हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, जिसको हम JPCB कहते हैं। तो अब कंपोजिशन, अब सिलेक्ट का मीनिंग हो गया एक हाउस के मेंबर, जिसमें लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। हमने यही कहा ना कि जब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मेंबर रिकमेंड करते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए, ज्वाइंट कमेटी के पास भेजना चाहिए, कहाँ पर भेजना है। तो सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट में मेंबर एक हाउस से ही लिए जाते हैं। मान लो राज्यसभा है, राज्यसभा के ही इसके मेंबर्स होंगे। तो राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कमेटी को इस्टेब्लिश भी किया जाता है। जैसे हम सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 है, इसको सिलेक्ट कमेटी, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी है, उसके पास भेजा जाता है। इस तरह कंपोजिशन के बेस पर दूसरी आती है ज्वाइंट का मीनिंग हो गया जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों कोई मेंबर हैं। इसमें लोकसभा के मेंबर डबल होते हैं जितने राज्यसभा के होते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मेंबर्स दोनों हाउसेस से लिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट स्कैम होता है 2001 में, पहले 1992 में होता है। हर्षद मेहता केस आता है, वो भी स्टॉक मार्केट के साथ ही रिलेटेड था। उसके रिगार्डिंग हमको कमेटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। 2G स्पेक्ट्रम होता है, इस केस में 2011 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट स्कैम, तो इसका पर्पस था जो स्कैम हुआ उसके रिगार्डिंग इंक्वायर करना। तो मीनिंग क्या हो गया,
जी किस बेस पर है, टेम्परेरी बेस पर है, तो ये होगी अडहॉक कमेटी। तो हमने इसको लोकसभा राज्यसभा के बेस पर नहीं, हमने इसकी फंक्शनिंग के बेस पर इसको डिवाइड किया है। तो जो आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, टाइप्स की हैं कि जैसे हमारी पार्लियामेंट वर्क करती है, इसकी कितनी कमेटीज होती हैं, कैसी चीज़ वर्क करती है, इसकी वर्किंग है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज तो हमने इसकी सिंपल क्लासिफिकेशन की है एक चार्ट के थ्रू, जिससे आपको बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन बुक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।